तो खबरों में सबसे पहले बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर के बारामूला में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। बारामूला में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकी मार गिराए हैं और सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। इनपुट के बाद लगातार धरपकड़, घेराबंदी और ऐसे में 3 आतंकियों के मार गिराए जाने की खबर मिल रही है। इलाके में सुरक्षा बलों का अभी भी घेरा है, चप्पे चप्पे पर चेकिंग की जा रही है, निगरानी रखी जा रही है। 3 आतंकियों के मार गिराए जाने के बाद क्या इनके और साथी हो सकते हैं, इसकी संभावनाओं को तलाशा जा रहा है। और जिस तरीके से इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन चल रहा है, 3 आतंकियों को मार गिराने में कामयाबी मिली है। सेना के जवान अभी भी मुस्तैद हैं, अभी भी चप्पे चप्पे पर निगरानी के साथ आगे भी बढ़ रहे हैं। सर्च ऑपरेशन अभी भी इलाके में चलाया जा रहा है और इस पूरे मामले पर सुरक्षा बलों को कामयाबी, जहां 3 आतंकियों के मार गिराए जाने की खबर मिल रही है। इसके साथ सेना अपनी तरफ से इंफॉर्मेशन जो शेयर कर रही है, इनकी डिटेल्स, इनके बैकग्राउंड की भी जानकारी धीरे धीरे आनी शुरू हो रही है। लेकिन फिलहाल ताजा अपडेट के लिए हम ग्राउंड पर आपको लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी आसिफ कुरैशी जो लगातार अपडेट दे रहे हैं, उनसे जानकारी लेते हैं कि आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन शेयर की गई है। आसिफ, सेना की ओर से क्या क्या एक्शन लिया गया है, क्या सिचुएशन है अभी? देखिए, ये मुठभेड़ कल देर शाम उस समय शुरू हुई थी जब सुरक्षा बलों को ये जानकारी मिली थी कि तापर इलाका जो है पटन के पास बारामूला ज़िले में, यहाँ पे कुछ मिलिटेंट एक बगीचे में बने हुए स्ट्रक्चर में मौजूद है। उसके बाद इस पूरे इलाके की घेराबंदी की गई और एक जॉइंट ऑपरेशन जम्मू कश्मीर पुलिस, CRPF और 29 RR की तरफ से चलाया गया, जो बाद में एक मुठभेड़ में बदला। रात में ही मिलिटेंट्स ने बाग निकलने की कोशिश में सुरक्षा बलों पर फायरिंग कर दी और वो उस बिल्डिंग से बाहर आकर बगीचे में फैल गए जहां पे ये बिल्डिंग बनी हुई थी। और आज सुबह तड़के जब दोबारा मुठभेड़ शुरू हुई तो एक मिलिटेंट ने कॉर्डन तोड़ने की कोशिश की, जिसको ड्रोन कैमरा के जरिए सुरक्षा बलों ने ढूंढ लिया और उसको निशाना बनाकर यहीं पे न्यूट्रलाइज किया गया। उसके बाद जो मुठभेड़ है वो आगे बढ़ी और अब से थोड़ी देर पहले जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि इस मुठभेड़ में अभी तक 3 मिलिटेंट मारे गए हैं। हालांकि इनके बारे में ये बताया जा रहा है कि अभी इनकी पहचान नहीं हुई है, लेकिन सूत्रों के अनुसार तीनों विदेशी हैं और जो है लश्कर तोयबा से इनका ताल्लुक है। हालांकि आधिकारिक बयान जो है अभी जारी नहीं हुआ, क्योंकि अभी भी मुठभेड़ वाली जगह पर कॉर्डन लगा हुआ है, तलाशी अभियान चलाया जा रहा है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कहीं और कोई मिलिटेंट इस इलाके में, इस बाग में, इस बिल्डिंग में मौजूद तो नहीं है। स्नेहा, बिल्कुल आसिफ, और आप नजर बना के रखिएगा। फिलहाल इनकी डिटेल्स ऑफिशियली नहीं शेयर की गई है, लेकिन अभी भी सेना ये उम्मीदों को तलाश रही है कि कोई इनका साथी उस बिल्डिंग में ना हो जो कि एक बाग में मौजूद है। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में 2 जवान शहीद हुए हैं। चतरू इलाके में मुठभेड़ के दौरान 2 जवानों के शहीद होने की खबर है। सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकियों की फायरिंग और नायब सूबेदार विपिन कुमार और सिपाही अरविंद सिंह के शहीद होने की खबर है। आतंकियों से मुठभेड़ में 2 जवान घायल भी हुए हैं। तो यहां आतंकियों के साथ मुठभेड़ में नायब सूबेदार विपिन कुमार और सिपाही अरविंद सिंह देश की सेवा करते हुए नापाक इरादे रखने वाले आतंकियों से भिड़ते हुए शहीद हो चुके हैं। सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी अजय बाचलू का, उनसे जानकारी लेते हैं कि किस तरीके से, अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ की, अभी क्या सिचुएशन है और सेना की तरफ से क्या क्या जानकारी साझा की गई है। देखिए, मामला कल का है। करीब 3:30 बजे सुरक्षा बलों को यह सूचना मिली थी कि पिंगल दुगाडा, जो कि छात्रू के पहाड़ के साथ जो पहाड़ है उसके ऊपर का इलाका है, वहां पर कुछ आतंकी छिपे हुए हैं। जिसके बाद सेना की एक टोली जो है वो इस इलाके में जाती है और जैसे ही सेना की टोली उस इलाके में पहुंचती है, सामने छिपे आतंकी जो हैं वो लगातार हैवी वॉल्यूम का फायर करते हैं, भारी गोलीबारी करते हैं, जिसमें इनिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक 4 भारतीय सेना के जवान जो हैं वो घायल हो गए थे, जिन्हें बाद में उपचार के लिए ले जाया गया। उपचार के दौरान 2 भारतीय सेना के वीर जवानों ने देश के नाम सर्वोच्च बलिदान दिया और फिलहाल उस छात्रू के उस इलाके को पूरी तरह से घेर लिया गया है। वहां पर लगातार जो है
सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और बता दूं, ये एनकाउंटर इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसी किश्तवाड़ डोडा रीजन में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो एक रैली को संबोधित करने जा रहे हैं। मैं इस समय डोडा में ही हूं और इस एनकाउंटर के बाद आप देखिए रैली स्थल से करीब 1.5 किलोमीटर दूर तक किस तरह के यहाँ सुरक्षा के इंतजाम हैं। 1.5 किलोमीटर इसकी डिटेल्स भी हम दर्शकों से साझा करेंगे। आप जहां पर हैं वो हमारे साथ आप बने रहें, उसकी जानकारी भी और तस्वीरें भी हमें चाहिए होंगी। और अजय हमारे सहयोगी बने हुए हैं, लेकिन इसी बीच जो बड़ी खबर है वो हम आपको बताएं, जहां प्रधानमंत्री मोदी आज चुनाव प्रचार का आगाज करने वाले हैं। पहली रैली जम्मू कश्मीर के डोडा में करने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी, दूसरी रैली हरियाणा के कुरुक्षेत्र में करने वाले हैं। तो चुनावी अभियान जहां पहली रैली जम्मू कश्मीर डोडा में होने वाली है, तो दूसरी रैली हरियाणा के कुरुक्षेत्र में प्रधानमंत्री मोदी की पूरी तैयारियां हैं। और आज उनके आने के बाद मंच तैयार है, जनसभा को संबोधित करेंगे। क्या क्या जिक्र करते हैं, कौन कौन सी बातें कहते हैं, इन दोनों ही राज्यों में अहम रहने वाला है। और आज की बात करें तो ज्यादा वक्त नहीं है, 11:30 बजे करीब पहली रैली जम्मू कश्मीर के डोडा में प्रपोज है। वहां सारी तैयारी हमारे सहयोगी बने हुए हैं और उनसे भी हम तस्वीरें भी जानकारी लेंगे, क्योंकि सिचुएशन कितनी टेंशन वाली है ये भी आप जान ही रहे हैं। मोदी सरकार में मंत्री जितेंद्र सिंह का कहना है कि पीएम की रैली को लेकर के लोगों में उत्साह है, लोग एक्साइटेड हैं। और पिछले 10 साल में डोडा में विकास के कई काम हुए हैं। 50 साल बाद डोडा में किसी प्रधानमंत्री का दौरा हो रहा है, ये बात कही उन्होंने। बहुत उत्साह है। प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी डोडा में आ रहे हैं और बहुत सारे दर्शकों को इस बात की जानकारी नहीं रही होगी कि लगभग 50 बरस के बाद देश का कोई प्रधानमंत्री यहाँ आ रहे हैं। इससे पिछली बार 70 के दशक में श्रीमती गांधी आई थी और उसके बाद इस क्षेत्र को कोई बहुत अधिक, जितनी भी सरकारें रहीं, कांग्रेस की सरकारें रहीं, मिलीजुली सरकारें रहीं, कहीं इसको प्राथमिकता नहीं दी गई। गत 11 वर्षों में इस क्षेत्र की काया पलट हो गई। अभी इसकी शुरुआत हुई है। आइए ग्राउंड पर लिए चलते हैं। अजय बाचलू हमारे सहयोगी रिपोर्ट कर रहे थे और उनसे जानकारी लेते हैं कि अजय, आप जहां खड़े हैं आप बता भी रहे थे कि थोड़ी ही दूरी पर रैली की तैयारियां चल रही हैं। मंत्री जी कह रहे हैं कि लोगों में एक्साइटमेंट है कि 50 साल बाद कोई पीएम हमारे यहाँ विजिट पे आ रहा है। किस तरीके की लोगों के बीच बातचीत है, किस तरीके की तैयारियां? तैयारियों की तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं। ये वो जन सैलाब है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए यहाँ पहुँच रहा है। जिस बैरिकेड को आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वो आखिरी बैरिकेड है जहाँ तक वाहनों को आने दिया जा रहा है। इससे पहले एक और बैरिकेड है जो यहाँ से करीब 2 किलोमीटर दूर है, जहाँ पर वाहनों की व्यापक चेकिंग हो रही है। हालांकि एक आम शख्स को करीब 2 से 3 किलोमीटर पैदल चलकर प्रधानमंत्री की रैली तक पहुंचना है, लेकिन उसके बावजूद आप देखिए कि किस तरह का जोश है, उत्साह है और लोग किस तरह से भारी संख्या में यहाँ पहुंच रहे हैं। गाड़ियों में, बसों में, ट्रक्स में, जिसको जो मिल रहा है वो यहाँ पहुंच रहा है अपने नेता को सुनने के लिए, क्योंकि 50 साल बाद, 5 दशकों बाद ये ऐसा मौका है जब कोई प्रधानमंत्री इस डोडा के रीजन में आया हो और अपने आप में ये ऐतिहासिक भी है। पीएमओ में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह इस कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करते हैं और यहाँ पर जो है बीजेपी अपना गढ़ मान रही है, क्योंकि आने वाले विधानसभा चुनाव में सभी सीटें यहाँ से जीतने की मंशा से बीजेपी उतरी है। और यहाँ पर इस रैली को सफल बनाने के लिए लगातार बीजेपी के नेता जो हैं पिछले करीब 15 दिनों से यहाँ डेरा जमा के बैठे हैं। क्या नाम है आपका? हाजी लियाकत अली। हाजी साहब, 50 साल बाद यहाँ कोई प्रधानमंत्री आ रहा है, कितनी खुशी है लोगों में? यहाँ प्रधानमंत्री जनाब नरेंद्र मोदी साहब ने जीत रहे हैं। जब से ये दलाल आए, कांग्रेस के दलाल, तब से बीमारी शुरू हो गई है। तो आप देखिए लोगों का यहाँ पर जो है लगातार उत्साह है। न केवल यहाँ पर हिंदू बल्कि हिंदू मुस्लिम सारे समुदाय के लोग जो हैं यहाँ पर पहुँचे हैं और लगातार महिलाओं में भी आप उत्साह देख रहे हैं और ये हजूम यहाँ थमता नहीं दिख रहा और लगातार यहाँ पर लोग आ रहे हैं कई किलोमीटर पैदल चलकर अपने नेता को सुनने के लिए, अपने नेता को देखने के लिए।
बिल्कुल अजय, देखिए अब धीरे धीरे लोगों का आना शुरू हो चुका है। अजय बाचलू हमारे सहयोगी ग्राउंड से रिपोर्ट दिखा रहे थे। और देखिए जम्मू कश्मीर की बात करें, जम्मू कश्मीर चुनाव की बात करें तो यहाँ 370 बड़ा मुद्दा है। इसको लेकर के चुनावी मैदान में खूब बयानबाजी होती रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि वो 370 जरूर वापस ले आएंगे। ये हमारा हक है जो हमसे छीन लिया गया। हम अपना हक चाहते हैं, जो हक आपने हमसे छीन लिया है हमें वापस कर दीजिए। आपका हक नहीं था। मैं सुप्रीम कोर्ट से भी कहना चाहता हूँ, पहली तो जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट ने दी 370 के बारे में, उसमें उन्होंने साफ कहा कि ये जो है ये कम वक्त के लिए नहीं है, ये पूरा फाइनल है और इसको रहना चाहिए। मगर इन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर अपना दबाव लगा के उसको निकाल दिया। इंशाअल्लाह जब तक हम लोग जिंदा हैं तब तक 370 को वापस लेके आएंगे और अपनी इज्जत बहाल करेंगे। हमको भी भारत का दुश्मन नहीं, हम भारत के साथ। आइए आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की, जो तिहाड़ जेल से जमानत पर बाहर आए हैं। और बड़ी खबर यह है कि अरविंद केजरीवाल आज हनुमान मंदिर जाएंगे। दोपहर 12 बजे हनुमान मंदिर जाकर के कनॉट प्लेस पर जो कि मौजूद है, हनुमान जी की पूजा पाठ करेंगे। कल जमानत पर बाहर आए हैं और उन्होंने खुद ये जानकारी दी है कि वो कनॉट प्लेस जाकर के सबसे पहले बजरंगबली के दर्शन करेंगे, वहां पूजा पाठ करेंगे और उसके बाद कार्यकर्ताओं से मुलाकात बातचीत का भी कार्यक्रम होगा। ये जानकारी मिल रही है। तो दोपहर 12 बजे हनुमान मंदिर जाने का कार्यक्रम, कनॉट प्लेस पर यह हनुमान मंदिर इससे पहले भी जाते हुए नजर आए हैं केजरीवाल। जब पिछली बार जमानत पर आए थे तभी भी वहां जाकर के हनुमान जी के दर्शन पूजन किए थे और आज भी यही करने वाले हैं। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये जब वो बाहर आए तो किस तरीके से तमाम कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। दीपक रावत के पास चलते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से कितने लोगों के साथ आने वाले हैं इस मंदिर में। दीपक, क्या है तैयारी, क्या है जानकारी? स्नेहता, अभी जो जानकारी मिल रही है, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री अपने घर पर हैं और वहीं पर ही तमाम जो नेता हैं उनके साथ जुटेंगे और मुलाकात के बाद सभी नेता एक साथ सीएम आवास जो कि सिविल लाइन पर है वहां से निकलेंगे और सीपी में जो हनुमान मंदिर है जहां पर अक्सर अरविंद केजरीवाल जाते रहे अपने परिवार के साथ, और पिछली बार भी जब जमानत पर वो बाहर आए थे तो उस जमानत पर आने के अगले दिन ही ठीक वो हनुमान जी के दर्शन के लिए वहाँ पर पहुँचे थे। तो कुछ इसी तरीके से कार्यक्रम रहेगा, अपनी पत्नी के साथ और तमाम नेताओं के साथ वहाँ पर पहुँचेंगे, दर्शन करेंगे। हालांकि इसके बाद का कार्यक्रम अभी तक तय नहीं है अरविंद केजरीवाल का, लेकिन अक्सर ये देखा गया है जब भी वो बाहर आते हैं, हनुमान मंदिर जाते हैं, राजघाट जाते हैं और फिर अपने वॉलंटियर्स को संबोधित करने के लिए पार्टी दफ्तर आते हैं। लेकिन अभी तक पार्टी मुख्यालय में जहां पर मैं मौजूद हूं वहां पर कोई ऐसी तैयारी नहीं है कि यहां पर कार्यकर्ताओं को बुलाया गया हो, वो उनको संबोधित करने वाले हों। तो इसलिए अभी तक कोई ऐसा कार्यक्रम तय भी नहीं हुआ और ना ऐसा होने वाला है शायद आज के दिन पर। लेकिन कल संभावना है कि अरविंद केजरीवाल जो है वो अपने वॉलंटियर्स को संबोधित करेंगे पार्टी मुख्यालय से। लेकिन आज का जो कार्यक्रम है अरविंद केजरीवाल का, वो बैठकों का दौर चलेगा, हनुमान के दर्शन करेंगे और उसके बाद घर जाकर अपने तमाम नेताओं से हरियाणा चुनाव पर, दिल्ली चुनाव पर, संगठन में क्या चल रहा है, क्या तैयारियां हैं, इन सब पर चर्चा जरूर करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल दीपक, देखते हैं कि किस तरीके से हलचल बढ़ती है, नजर बना के रखेंगे। और देखिए केजरीवाल के जेल से बाहर आने को लेकर के आम आदमी पार्टी के नेता हो, कार्यकर्ता हो, सभी का जोश हाई देखा गया, आज भी आई है। कल खुशी में बड़ी आतिशबाजी कर दी गई, लेकिन अब इसी आतिशबाजी पर राजनीति गर्म हो गई है, क्योंकि केजरीवाल सरकार ने पटाखों पर खुद बैन लगा रखा है और अब बीजेपी ने आतिशबाजी पर सवाल उठा दिए हैं। बीजेपी कह रही है कि क्या इस आतिशबाजी से कोई प्रदूषण नहीं हो रहा है? अगर नहीं हो रहा है तो दीपावली पर भी पटाखे फोड़ने दीजिए, उस पर क्यों पाबंदी लगाई गई है? ये देखिए, आपके जश्न पे जो आतिशबाजी हुई है वहीं से बड़ी खबर आ रही है और धमाके के साथ पूछ रहे हैं कि इतना जोर शोर से जो धमाकेबाजी की गई, आतिशबाजी की गई, क्या ये एयर पोल्यूशन नहीं करेगा? क्या इसका धुआं आसमान में नहीं जा रहा है? और अगर ऐसा नहीं है तो दिवाली पर भी ऐसा करने दीजिए। लोगों को पर्यावरण बचाने के लिए दिवाली पर पटाखे ना जलाने की सलाह दी जाती है, बैन भी लगाए गए हैं। ऐसे में ये पटाखे कहां से आए? दिल्ली का विकास आज भी नहीं हो रहा, कल भी नहीं होगा। कोई प्रशासनिक काम नहीं होगा दिल्ली में, मगर उत्सव मन रहा है। आम आदमी पार्टी एक विशेष तरीके के पटाखे लाई है जिसमें से शायद वायुमंडल में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, प्रोटीन, विटामिन निकल निकल के जाएंगे।
अभी 3 दिन पहले हमें बताया गया था कि पटाखों से दिल्ली में प्रदूषण होता है। बताने वाले गोपाल राय से मैं पूछता हूं, अब इन पटाखों से कुछ नहीं होगा क्या जो मुख्यमंत्री के दरवाजे पे जल रहे हैं? मैं गोपाल राय को चुनौती देता हूं कि अगर हिम्मत है, कलयुगी रावण के जेल से छूटने पे जो पटाखे जल रहे हैं उन पर प्रतिबंध लगाए, उन्हें रोके और उन्हें जलाने वालों पर कानूनी कार्रवाई करे। आइए निधि श्री का रुख करते हैं। निधि श्री, ये तो कह रहे हैं कि सियासी पटाखों से प्रोटीन विटामिन निकलता है, धुआं निकलता नहीं है, लेकिन ये हम सभी जानते हैं कि दिल्ली में अब इन पटाखों पर राजनीति देर तक चलेगी या न्यूट्रलाइज कर दिया जाएगा? आम आदमी पार्टी के पास भी कोई एंटी पटाखा डोट होगा जिसे चला करके इन्हें शांत कर पाएं? नहीं, देखिए, कल अरविंद केजरीवाल बाहर आए, पटाखे फूटे और उसका धमाका भी हुआ और धमाका का असर आम आदमी पार्टी से लेकर बीजेपी तक होना ही था। और अब बीजेपी इसको लेकर के जोर शोर से हमला कर रही है। और जाहिर सी बात है, जो नियम बनाए गए थे आम आदमी पार्टी की तरफ से, गोपाल राय ने बयान देते हुए बाकायदा कहा था कि जनवरी 2025 तक पटाखे बैन है, और ऐसे में तब जब त्योहारों का सीजन शुरू होने वाला है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी अपने ही नियम को धता बता रही है। और बीजेपी की तरफ से सवाल इसको लेकर उठाए जा रहे हैं कि जब हिंदू धर्म के त्योहार शुरू होने वाले हैं तब आम आदमी पार्टी की तरफ से, जाहिर सी बात है, इसको धार्मिक एंगल दिए जाने की कोशिश बीजेपी की तरफ से जरूर की गई है। और ऐसे में कल जब अरविंद केजरीवाल बाहर आए तो आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया कि ये जश्न है, कार्यकर्ता खुश है, नेता खुश है आम आदमी पार्टी के, इसलिए जश्न मना रहे हैं। लेकिन इस जश्न के पीछे 3 दिन पहले का खुद का बयान जो है उसको ये काउंटर करता हुआ नजर आ रहा है। तो जाहिर सी बात है, बीजेपी को बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया है। अरविंद केजरीवाल वैसे भी जेल से बाहर आ गए थे, तो अब तक तो अरविंद केजरीवाल पर निशाना साध रही थी बीजेपी। अब जब वो बाहर आ गए हैं तो एक नया एंगल कि पटाखे जब बैन है तो आम आदमी पार्टी क्या कर रही है दिल्ली में, और तब जब स्मॉग का सीजन शुरू होने वाला है, तो इस तरीके से बिल्कुल, अब बिल्कुल बीजेपी पहले बैन और आज पटाखे फुल ऑन, तो ये तो जनता भी देख रही है और राजनीतिक पार्टियां कैसे ऐसे मुद्दे को छोड़ें। आइए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं हिमाचल की राजधानी शिमला में मस्जिद पर विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। आपको पता है, अवैध मस्जिद गिराने को लेकर की जो मांग थी हिंदू संगठनों की, इसे लेकर के उन्होंने मोर्चा खोला हुआ है। और इससे जुड़ी जो बड़ी खबर है वो ये है कि हिंदू संगठनों ने आज हिमाचल बंद बुलाया है। संजौली में लाठीचार्ज का विरोध और उसी विरोध में यह बंद को बुलाया गया है। हिंदू संगठन ने 2 घंटे का आह्वान किया है। संजौली में 11 सितंबर को लाठीचार्ज हुआ और इस पूरे मामले पर लोगों का, हिंदू संगठन का यह कहना है कि 2 घंटे का बंद कीजिए, यह संकेत है कि लाठीचार्ज नहीं करना चाहिए था। इसी का विरोध। सचिन हमारे सहयोगी मंडी से जुड़ गए हैं। मंडी भी बहुत सेंसिटिव, जिस तरीके की कल तस्वीरें आई थी। सचिन, आज कैसा माहौल है, बंद का असर कैसा है, ओवरऑल क्या क्या इनपुट है आपके पास? जी देखिए, मंडी शिमला के बाद अगर मस्जिद को लेकर कहीं बड़ा बवाल हुआ है तो वो मंडी में हुआ है, और बंद की जो कॉल है उसका भी असर मंडी में जो है देखने को मिल रहा है। हालांकि 2 घंटे की कॉल है, पर मंडी के आप बाजार देखेंगे तो बंद है। पिछले कल व्यापार मंडल की मीटिंग हुई थी यहाँ मंडी में, और उन्होंने 2 घंटे के लिए सुबह 9 बजे से लेकर 11 बजे तक जो है बंद की कॉल दी है। और ऑलमोस्ट सारा मंडी जो है, व्यापारिक प्रतिष्ठान जो हैं वो बंद हैं मंडी में। तो मंडी में इस बंद की जो है कॉल का खासा असर जो है देखने को मिल रहा है, क्योंकि मंडी में भी ये सारा मुद्दा जो है मस्जिद को लेकर काफ़ी सेंसिटिव हो गया है। यहाँ जिस सड़क पे हम खड़े हैं, यहाँ से तकरीबन 500 मीटर आगे वो मस्जिद है जिसको लेकर विवाद हुआ था और पिछले कल धरना प्रदर्शन हुआ था। तो मंडी भी वन ऑफ द सेंसिटिव जगह है जहाँ पे कल की जो तस्वीरें थी हमने देखी, और आज जहाँ आप खड़े हैं वहाँ सन्नाटा, बस इक्का दुक्का आते जाते लोग नजर आ रहे हैं। मंडी संजौली पर आज हिमाचल बंद का आह्वान किया गया है। बड़ी खबर फरीदाबाद से है, जहाँ बारिश की वजह से रेलवे अंडर ब्रिज में इतना पानी भर गया कि गाड़ी सहित डूबने से बैंक मैनेजर और कैशियर की मौत हो गई। गुरुग्राम में काम करने वाले पुष्प श्रेय शर्मा बैंक के मैनेजर थे और विराज द्विवेदी कैशियर, दोनों दफ्तर से लौट रहे थे, तभी ये हादसा पेश आया। आप देखिए कि अंडरब्रिज में इतना पानी, जहां पूरी कार पानी में डूबी और 2 लोगों के मौत की खबर मिल रही है। बड़ी खबर फरीदाबाद से, बारिश की वजह से रेलवे अंडरब्रिज में इतना पानी भरा, गाड़ी सहित डूबने से बैंक मैनेजर और कैशियर की मौत हो गई। गुरुग्राम में इनका ऑफिस, और लौटते वक्त जहां इनकी कार पानी सहित डूबी और 2 लोगों के मौत की खबर मिल रही है। कैशियर, एक बैंक मैनेजर, दोनों दफ्तर से लौट रहे थे। बड़ी खबर
बारिश की वजह से रेलवे अंडरब्रिज में इतना पानी भर गया कि इन्हें अंदाजा नहीं हुआ। कार सहित इस अंडरब्रिज में जाने से इन दोनों के डूबने की खबर सामने आई है। पानी ज्यादा होने से गाड़ी लॉक हो गई, वक्त पर ये बाहर नहीं आ पाए और ये खबर एक बैंक मैनेजर और कैशियर के मौत की सामने आई है फरीदाबाद से। दिल्ली एनसीआर में लगातार बारिश, आज भी येलो अलर्ट और इसी बीच जगह जगह जल भराव की तस्वीरें और खबरें तो आ रही थी, लेकिन गुरुग्राम से दफ्तर लौटते समय एक बैंक कैशियर और बैंक मैनेजर की पानी में डूबकर मौत। कार सहित इनकी पानी अंडर ब्रिज में जहां इतना पानी था अंदाजा नहीं हुआ। कार लॉक हो गई भीतर से और ये बाहर नहीं निकल पाए। कार में पानी भरता चला गया और इन दोनों की दर्दनाक मौत हो गई। पानी ज्यादा होने से गाड़ी लॉक हुई और ये वक्त रहते बाहर नहीं निकल पाए। और जैसा कि तस्वीरों में दिखाई दे रहा है, अंधेरा है, लाइट प्रॉपर नहीं है। बैंक से जो कि इनका गुरुग्राम में है वापस लौट रहे थे, एसयूवी कार थी, ये भी डिटेल सामने आ रही है। गुरुग्राम दफ्तर से लौट रहे थे बैंक मैनेजर और कैशियर और अंडर ब्रिज में पानी का अंदाजा नहीं हुआ। सीधा रुक करते हैं हमारे सहयोगी सचिन का, उनसे जानकारी लेते। सचिन, बेहद दर्दनाक मौत की है खबर, जो ये अंडर ब्रिज है इसकी क्या सिचुएशन है, क्या जानकारी आपके पास? ये देखिए, ये बड़ा ट्रेजिक ये इंसिडेंट है। इसमें ये बैंक मैनेजर और कैशियर जो है इनकी डेथ हुई है। पर ये जो है इंसिडेंट जो है ये हमारे सिस्टम में जो डेवलपमेंट है, विकास जो है वो किस तरीके से होगा और उसमें जिम्मेवारी किसकी तय होगी अगर इस तरीके के इंसिडेंट होते हैं। एक अंडरपास है, उसमें जो है पानी भर जाता है, पानी भरने से गाड़ी उसमें जो है फंस जाती है और डूबने से मौत हो जाती है। पर सवाल सबसे बड़ा ये है कि अगर इस तरीके से ये निर्माण होता है, डेवलपमेंट होती है, तो जिम्मेवारी किसकी तय होगी? जिन लोगों ने ये कंस्ट्रक्शन की है ताकि पानी वहां ना जमा हो और इस तरीके के ट्रेजिक इंसिडेंट ना हो। और हर जगह हम सिर्फ इसी अंडरपास की ना बात करें, हर जगह देश में जहां जहां आप देखेंगे बहुत कम अंडरपास होंगे जहां पे जो है पानी की निकासी के लिए मुकम्मल इंतजाम जो है किए जाते हैं। जब भी बरसात होती है, सबसे आती है, जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, अगर ये वही विजुअल है तो बकायदा अंधेरा है। मान लीजिए पानी निकासी की व्यवस्था नहीं है, मानसून का अंदाजा नहीं है, ड्रेनेज सिस्टम खराब हुआ पड़ा है, लेकिन क्या लाइट नहीं है कि दूर से कोई देख के समझ पाए कि कितनी गहराई में वो जा रहा है या कुछ अंदाजा रहे? क्या ये अंधेरा रहता है? जी देखिए, वही समस्या है कि अंडरपास है तो वहाँ लाइटिंग की जो है प्रॉपर इंतजाम होने चाहिए ताकि कोई लोग जो है रात को क्रॉस कर रहे हैं तो वो देख सकें कि वहाँ के हालात कैसे हैं। और खासकर जब बारिश के मौसम में पानी भर जाता है तो ये अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है कि पानी का लेवल जो है कितना है अगर लाइटिंग की प्रॉपर जो है व्यवस्था जो है वहाँ ना हो। तो ये इंसिडेंट भी जो है उसी की पोल खोलता है। ये जो मौत हुई है ये जो है असल में सचिन वाकई कितना ट्रेजिक है। शोरूम से निकालने तक हर एक इंसान इतना टैक्स देता है, गाड़ी को सड़क पर चलने के लिए टैक्स देता है, दिल्ली में रहने के लिए टैक्स देता है, गाड़ी में पेट्रोल भरवाता है टैक्स देता है, और इस पूरे टैक्स सिस्टम में और इन्हीं सड़क पे किसी इंसान की, पढ़े लिखे कैशियर मैनेजर की मौत हो जाती है। क्या कहा जाए, ये दिल्ली है? जी बिल्कुल, यही सबसे बड़ा सवाल है और ये सवाल जो है बार बार पूछा जाना चाहिए। सिर्फ इसी इंसिडेंट को नहीं, बाकी भी जो है घटनाएं होती हैं उनके ऊपर भी सवाल खड़े किए जाने चाहिए कि आखिरकार विकास जो हम कर रहे हैं। वाकई सचिन, आप क्या रिपोर्ट करें इस खबर पे? एसयूवी कार थी, हैचबैक, छोटी कार या कुछ ऐसा नहीं, एसयूवी कार अंडरपास पे डूब गए, 2 लोगों की मौत दिल्ली में, राजधानी में। जी देखिए, आप ये लाखों रुपए जो है खर्च करते हैं कारों पे जो है, और कार जो है इंसान जो है रोड टैक्स देता है जब व्हीकल खरीदता है, हर तरह के जो टैक्स जो है वो पे किए जाते हैं। तो सवाल है कि जब एक आम आदमी जो है हर तरह का टैक्स पे कर रहा है, कार खरीदता है तो रोड टैक्स करता है, अलग अलग तरह के टैक्सेस पे करता है, तो उस कार को चलाने के लिए जो पूरी व्यवस्था है, अच्छे सड़क हो, अच्छी जो है सुविधा हो, वो कौन तय करेगा? वो तो प्रशासन, सरकार जो है वो तय करेंगे। अगर इस तरीके से जो है अंदर पानी भर जाएगा तो किसको जिम्मेवार जो है ठहराएंगे? यही जो है सवाल जो है बार बार पूछा जाना चाहिए और पूछना भी चाहिए, क्योंकि ये जो मौतें हैं ये जो है व्यवस्था के ऊपर जो है सिस्टम के ऊपर सवाल खड़ा करती है। सवाल नहीं खड़ा कर रहे हैं यहाँ पे तो सचिन, इस पे पानी फेर दे रहा है। अगर आप इस तरीके से अपनी एसयूवी कार लेकर के दिल्ली में रात में अपने ऑफिस से घर लौट रहे हैं और
आपके घर पे आपकी खबर पहुंचे, तो इन लोगों के लिए, इन दो परिवारों के लिए तो जिंदगी भर के लिए दिल्ली की सड़कें काली रात की तरह हो गई। उनको क्या पता था कि बारिश के मौसम में इस तरीके से अपने घर से बाहर निकलेंगे, और रेलवे अंडर ब्रिज में इतना पानी, एक लाइट की व्यवस्था नहीं। अब कुछ भी लीपापोती की जाए, ये दो लोगों की जिंदगी इनके परिवारों के पास तो कभी वापस नहीं आने वाली। कौन मैनेजमेंट है, किसकी जिम्मेदारी है? जी, सबसे बड़ी बात वही है, दुख की बात यही है कि ये जो दो लोगों की मौत हुई है, ये लोग वापिस आने वाले नहीं हैं। और ऐसी जितनी भी घटनाएं होती हैं उनमें ज्यादातर घटनाओं में जो है किसी की जिम्मेवारी तय नहीं की जाती है कि आखिरकार ये हादसे क्यों हो रहे हैं। थोड़ा सा चोचरावा जरूर होता है कुछ समय के लिए, पर अल्टीमेटली जो है जिम्मेवारी तय नहीं की जाती है अधिकारियों की, जिन्होंने ये सारा काम जो है करवाया होता है, जिनके ऊपर ये जिम्मेवारी होती है तय करने की, इंस्पेक्शन करनी होती है, कोई भी काम होता है विद इन स्पैन ऑफ टाइम जो है थोड़े समय बाद जो है ये तमाम चीजें चेकिंग होती है। ऐसा तो नहीं है कि कोई चीज है, कोई सड़क बन रही है, मान लीजिए एक नेशनल हाईवे है या कोई आम सड़क भी है, वहां भी जो है सड़क की क्या स्थिति है इसको जो है समय समय पर जो है चेक किया जाता है। और प्रशासन जो है, सरकार जो है इसीलिए होती है कि सड़कों की या बाकी जो सहूलियतें बिल्कुल सचिन, देखना होगा कि अब इस खबर के बाद जहां शर्म से पानी पानी होने वाली सिचुएशन है कि दिल्ली एनसीआर का डेवलप एरिया, वहां पर दो लोगों की एसयूवी कार में पानी में डूबकर मौत हो गई। अब इसके बाद क्या एक्शन लिया जाता है, इस पर नजर बनी रहेगी। आइए अब आपको मध्य प्रदेश के मुरैना से आई तस्वीर दिखाते हैं। नदी नाले कितने उफान पर हैं, अंदाजा लगाइए। कैलारस के गुरा पुल पर ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ 3 लोग डूब गए। ट्रैक्टर ड्राइवर ने किसी तरीके से अपनी जान बचा ली, लेकिन 2 लोग अभी भी लापता हैं। इन्हें खोजा जा रहा है, सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हालांकि आज 2 फीट पानी नीचे उतरा है, लेकिन अभी भी दोनों लोगों का पता नहीं लग पाया, कोई सुराग नहीं है। तो ये हालत है, ट्रैक्टर ट्रॉली से डूबने की खबर सामने आ रही है। इतना पानी, हालांकि 2 फीट पानी नीचे उतरा मुरैना में, लेकिन बावजूद इसके अभी भी बहुत पानी है। सिचुएशन वही है, ट्रैक्टर ट्रॉली से लोग निकले थे, लेकिन वो भी एक्सीडेंट, जहां ड्राइवर बचा, 2 लोग फरार, 2 लोग अभी भी बहे हुए हैं, उन्हें ढूंढा जा रहा है, सर्च ऑपरेशन चल रहा है। और अब पहाड़ की बात कर लेते हैं। उत्तराखंड के रानीखेत में लगातार बारिश हो रही है, जनजीवन प्रभावित है। भारी बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। द्वारसो काकड़ी घाट मार्ग में नाले पर पुल ना होने की वजह से ग्रामीण बहुत परेशान हैं। वो आवाजाही कैसे करें, लेकिन ये देखिए रानीखेत में बारिश में कैसी मुश्किलें बढ़ाई हैं। डरावनी आवाज और ये तस्वीरें बताने के लिए काफी है। पानी की दहाड़ सुन रहे हैं आप, ये दूर दूर तक गांव में लोग सुनते हैं, और जब नजदीक आते हैं तो ये उनके सामने पानी का बहता झरना होता है। और एक गांव के लोग परेशान हैं क्योंकि एक पुल उन्हें लंबे वक्त से चाहिए था, ताकि बरसात के मौसम में वो चल फिर पाएं, आगे जा पाएं, एक गांव से दूसरे गांव जाएं। और हरिद्वार की बात करें, गंगा नदी का रौद्र रूप यहां देखा जा रहा है। भीमगोडा बैराज पर खतरे के निशान के करीब गंगा नदी पहुंच गई। इसके बाद निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा है। प्रशासन ने गंगा नदी के आसपास रहने वाले लोगों को अलर्ट कर दिया है, नदी के नजदीक ना जाएं, ये अपील कर दी है। हालांकि बाढ़ चौकियों पर कर्मचारियों की ड्यूटी भी लगा दी गई है, क्योंकि खतरे के निशान से ऊपर, और अब ऐसे में जो निचला इलाका होता है वहां तक गंगा के फैलने के आसार रहते हैं। वहां आसपास के क्षेत्र से लोगों को हटने की सलाह दे दी गई है, गंगा के नजदीक नहीं जाना है, ये भी अपील की गई है, क्योंकि पानी बहुत ज्यादा है। बाढ़ चौकी पर कर्मचारियों की ड्यूटी भी लगा दी गई। आइए आगे बढ़ते हुए आपको उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की भी तस्वीरें दिखाते हैं। मूसलाधार बारिश से कितनी मुश्किलें बढ़ी हैं। मुरादाबाद में भी लोग परेशान हैं, जगह जगह जल भराव है, ट्रैफिक स्लो हो चुका है क्योंकि सड़क पर पानी का कब्जा है। ऐसी ही हालत में सड़क को ढूंढ करके चलने की मजबूरी है। मूसलाधार बारिश, मौसम विभाग की चेतावनी, इसी बीच मुश्किलें ही मुश्किलें। संगम नगरी लिए चलें आपको, वहां की हालत भी देख लीजिए। जल स्तर बढ़ने के बाद गंगा नदी के हनुमान जी, जो लेटे हनुमान जी हैं, वहां तक पानी जब पहुंचता है तो लोग मानते हैं कि पानी बहुत ज्यादा है, और वहां तक पानी पहुंच गया है। विशेष पूजा अर्चना की आरती की गई। मान्यता है कि हनुमान को हर साल गंगा नहलाने आती हैं, और ये दूसरी बार हुआ है कि गंगा संगम किनारे लेटे हुए हनुमान जी के मंदिर में
साल में दूसरी बार नहलाने के लिए गंगा माता आ जाती हूँ। ये सीढ़ियां हैं, लेटे हनुमान जी हैं और ऐसे ही खास पूजा अर्चना की गई। तो लोगों की दूसरी मान्यता है कि गंगा मैया आती हैं लेटे हुए हनुमान जी को नहलाने के लिए।